हेलो स्टूडेंट, ये सॉल्यूशन का 4th वीडियो है। लास्ट वीडियो में मोल फ्रैक्शन हमें डिस्कस करना था, पीपीएम तक हो गया है। पीपीएम में हमने बताया था पार्ट्स पर मिलियन, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। तो आज हमें पढ़ना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। चूंकि सॉल्यूशन की बात हो रही है, इसका मतलब सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन वो किसके इक्वल होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट के। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। अब हमने कहा कि मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। तो एक्स किसके लिए हो जाएगा, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो हमने कहा था कि सोल्यूट के लिए हम मान लेते हैं हमारा कंपोनेंट ए जो है वो सोल्यूट है और बी जो है ये हमारा सॉल्वेंट है। क्लियर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन दैट इज एक्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दैट इज एक्स ए एंड प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज एक्स बी। तो ये हो गया फॉर्मूला, दैट इज एक्स इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स बी। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब हमें देखना है कि एक्स ए क्या होगा और एक्स बी क्या होगा। तो एक्स ए इक्वल टू, एक्स ए क्या है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए ये क्या कह रहा है, एक्स ए का ये मतलब। अब एक्स ए को दैट मीन्स कि एक्स ए इज इक्वल टू, फॉर्मूले में कन्वर्ट करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट की बात कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को किससे इंडिकेट करते हैं, एन से। नंबर ऑफ मोल दैट इज एन और सोल्यूट का मतलब ए। तो क्या हो गया, एन ए अपॉन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के लिए नंबर ऑफ मोल के लिए एन और सोल्यूशन का मतलब दोनों कंपोनेंट होंगे, ए और बी दोनों होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एन ए प्लस एन बी, ये हो गया, दैट इज एक्स ए। एक्स ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो एक्स ए क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब देखेंगे एक्स बी क्या है, एक्स बी क्या होगा हमारा। तो एक्स बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट की बात है। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया। अब इसको हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, देखिए क्या मिल जाएगा, दैट इज एक्स बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो एन बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स कि एन बी प्लस एन ए। कंपोनेंट ए और बी लिया है, आप 1 2 एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं। अब हमको यहाँ पर एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू मिल गई। कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। इन दोनों की वैल्यू को हम एक्स में रख देंगे, एक्स इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स बी यहाँ पर रख देते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या था, एक्स ए प्लस एक्स बी। तो एक्स इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए
चूंकि आपको मिल जाता है, दैट इज x। क्लियर। अब इज ऑल्सो इक्वल टू 1, इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब सिंपली हो गया, दैट इज x इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि यदि हमें एक्स ए एक्स बी में से किसी की भी वैल्यू पता है, जैसे हमें एक्स ए हमें क्लियर है कि हमें एक्स ए इतना है, तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बी निकालना है तो 1 माइनस एक्स बी, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें मोल फ्रैक्शन यदि फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट का निकाल लें, सॉल्वेंट का निकाल लें, उसके बाद हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। और किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकल जाता है, जैसे सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया, तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को 1 में से माइनस कर देंगे तो हमें इसे मिल जाएगा। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये हो गया, ये सारे टर्म्स जो हमने अब तक बताए, एक बार हम यहाँ पर एक शॉर्ट में टर्म्स देख लेते हैं। क्या क्या हमने बताया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और सारे पे न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करना है। इस पे प्रैक्टिस। पहला फर्स्ट है, फर्स्ट हमने बताया मास परसेंटेज, मास परसेंटेज फर्स्ट है मास परसेंटेज। सेकेंड वन है वॉल्यूम परसेंटेज। ये सारे टर्म्स हैं फॉर फाइंडिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हमने क्या बताया था, अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसके लिए मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। उसके बाद है नेक्स्ट आपका मोलैरिटी, मोलैरिटी मोलैरिता। नेक्स्ट है आपका मोलैलिटी, मोलैलिटी दैट इज स्मॉल m। और नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी दैट इज कैपिटल N। और फिर हमने लास्ट बताया दैट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ये क्या है, दैट इज x। इसके अलावा नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं वो हमने बता दिया कि इक्विवेलेंट वेट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। मोलर मास निकालना आता है, इक्विवेलेंट मास निकालना, इक्विवेलेंट वेट निकालना किस तरीके से, सारे फॉर्मूले हमने आपको बता दिए। तो इन सब में आपको सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं और फॉर्मूलों पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। एग्जाम में न्यूमेरिकल आ सकता है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, इसको आप लोगों ने क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। ये सारी चीज़ें ये यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर रिपीट इसलिए क्योंकि हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो ये सारे फॉर्मूले हैं। तो सारे फॉर्मूले जो हमने आपको बताया, जैसे इसमें ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट ये है, फॉर्मूले लर्न करने हैं। डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूले को बिल्कुल क्लियर रखना है। और उसको जैसे पीपीएम है तो पीपीएम के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट मैं लिख दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये आपके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है। इसके अलावा मोलैरिटी में हमने वॉल्यूम परसेंटेज में ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाइए मोलैरिटी, मास परसेंटेज में, मास परसेंटेज में ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सारे फॉर्मूले याद रखने हैं इन सबको। इक्विवेलेंट मास वाले सारे फॉर्मूले। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी में हमने बताया ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। इन सारे बस फाइनल फॉर्मूले को, मोलैलिटी में ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है फॉर्मूले को। इन सारे फॉर्मूले पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो ये सारे हो गए आपके फॉर्मूले जिनको आपको लर्न करके और इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो ये यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल पोर्शन बाद में इसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी। एक नहीं, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिसिंग, एक फॉर्मूला और देख लेंगे, दैट इज डायलूशन। उसके बाद सॉल्युबिलिटी, डायलूशन फॉर्मूला या डायलूशन, हाँ डायलूशन लॉ। तो डायलूशन के लिए देखिए यहाँ पर क्या है, डायलूशन लॉ में क्या बताया गया है,
जब तो कहने का मतलब ये है कि कोई एक सॉल्यूशन है उसमें हम और वाटर डाल करके डाइल्यूट कर लेते हैं तो फॉर्मूला क्या निकलेगा, तो मोलैरिटी के लिए इसमें देखेंगे मोलैरिटी के टर्म में फॉर्मूला क्या होगा, मोलैरिटी के टर्म में फॉर्मूला होगा दैट इज M1B1 इक्वल टू M2B2। तो M1B1 क्या हो गया, ये M1B1 किसे कहेंगे, M1 क्या है, मोलैरिटी ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन, जो पहले हमारे पास इनिशियल सॉल्यूशन, जो हमारे पास सॉल्यूशन पहले था। V1 क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन। उसी तरीके से M2 क्या हो जाएगा, फॉर फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल के लिए। V2 भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम फॉर फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर। इसी तरीके से नॉर्मेलिटी के लिए हम देखें, नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला फॉर नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज N1V1 इक्वल टू N2V2। ये भी हो जाएगा, ये आपका इनिशियल के लिए और ये फाइनल के लिए डाइल्यूशन में। जब हम किसी सॉल्यूशन को और डाइल्यूट करते हैं और डाइल्यूट करने से पहले उसकी मोलैरिटी M1V1 की, डाइल्यूट करने के बाद क्या होगी, ये हो गया। उसी तरीके से नॉर्मेलिटी के टर्म में। और नेक्स्ट है हमारा दैट इज मिक्सिंग लॉ। मिक्सिंग कहने का मतलब जब हम मिला दें सॉल्यूशन को तो क्या हो जाएगा, मिक्सिंग लॉ। तो मिक्सिंग के लिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर मोलैरिटी, सिर्फ मोलैरिटी के लिए मोलैरिटी, सारे फॉर्मूले क्लियर करने हैं। तो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा, M इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये हो जाएगा फाइनल मोलैरिटी हो जाएगी पूरे सॉल्यूशन की, ये फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए, सेकंड सॉल्यूशन के लिए, और ये दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूले आपको जो है क्लियर रखने हैं, ये फॉर्मूला, ये और ये फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी हमें किसके लिए, एक चीज सॉल्युबिलिटी पढ़ने से पहले हम दिमाग में रखेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि सॉल्यूशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशन आपके 9 टाइप्स के सॉल्यूशन बने थे। उसमें भी 3 मेजर था, गैसियस सॉल्यूशन था, लिक्विड सॉल्यूशन था और हमारा जो है सॉलिड सॉल्यूशन था। ये हमने देखा था, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। उसमें भी उसके 3-3 पार्ट हो गए थे। ये देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, तो 3 टाइप के सॉल्यूशन, गैसियस, लिक्विड सॉल्यूशन और आपका सॉलिड सॉल्यूशन। लेकिन हमें इस चैप्टर में सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी के बारे में देखना है। लिक्विड सॉल्यूशन 3 टाइप्स के बन रहे हैं, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। तो इन्हीं तीनों पर हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो कहने का मतलब हमें सिर्फ लिक्विड सॉल्युबिलिटी में हमें किसको देखना है, ओनली लिक्विड सॉल्यूशन। क्या देखना, देखिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना दे रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन 3 टाइप्स के हमने बताए थे। लिक्विड सॉल्यूशन 3 टाइप्स के थे, कौन कौन से यहाँ पे देखेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन फर्स्ट था हमारा गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, एंड सेकेंड वन है हमारा लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, एंड द थर्ड वन है सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। ये चीजें थी हमारे पास। अब देखिए इसमें क्या चीज है, हमने बताया था गैस इन लिक्विड, तो गैस क्या हो जाएगा, गैस आपका हो जाएगा दैट इज सोल्यूट, और लिक्विड क्या हो जाएगा, दैट इज सॉल्वेंट। बिल्कुल क्लियर रखेंगे। लिक्विड इन लिक्विड में क्या हो जाएगा, दोनों ही आपके सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन लिक्विड फेज। फिर सॉलिड इन लिक्विड में सॉलिड क्या हो गया, दैट इज सोल्यूट, जिस कंपोनेंट की मात्रा सॉल्यूशन में कम होती है, एंड लिक्विड क्या हो गया, सॉल्वेंट। कहने का मतलब ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कि सॉल्वेंट तो कॉमन है बट सोल्यूट डिफर कर रहा है। तो अब हम देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या है, उसके बाद हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी सिंपल से टर्म से पहले व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम अमाउंट
maximum amount of solute dissolves, maximum amount of solute dissolves in specified amount of solvent at given temperature is known as solubility कहने का मतलब विलेयता से है। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सोल्यूट की वह मात्रा या सोल्यूट की वह अधिकतम मात्रा जो सॉल्वेंट के एक स्पेसिफिक अमाउंट, कहने का मतलब सॉल्वेंट की मात्रा फिक्स होगी, सॉल्वेंट की मात्रा क्या होगी, फिक्स होगी, और उस फिक्स मात्रा में सॉल्वेंट को फिक्स कर देना है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर दिए हुए सॉल्वेंट में जितने सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाते हैं उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी से दिमाग में बिल्कुल आप सिंपल से पहले रखें कि सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने वाले सॉल्यूट की मात्रा। किन्हीं कहने का मतलब ये है कि सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है वही सॉल्युबिलिटी है। अब उसके लिए कंडीशन क्या करनी है, देखिए यदि हम सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ाते रहें तो पता नहीं कितना सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, हमें भी नहीं क्लियर है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से एक को फिक्स करना पड़ेगा, इसके अलावा टेम्परेचर भी फिक्स करना पड़ेगा। जैसे सिंपल सा हम लेते हैं, जैसे हम नमक और पानी का घोल बना रहे हैं। अब हमने क्या किया कि पानी हमने 1 गिलास ले लिया, अब उसमें हम 1 चम्मच जो है नमक मिलाया, घुल गया, फिर 1 चम्मच नमक मिलाया, घुल गया, ऐसे हम डालते गए, घुलता गया। जब घुलना बंद किया तो हमने क्या किया, पानी मिला दिया, मतलब सॉल्वेंट बढ़ा दिया, और फिर डालने लगे, घुलने लगा। अब नहीं घुल रहा था तो हमने उसको गर्म कर दिया, तो घुलेगा ही। जब हम कोई चीज कांस्टेंट नहीं रखेंगे, सॉल्यूट भी बढ़ा रहे हैं अपने मन से, सॉल्वेंट भी बढ़ा दे रहे हैं, टेम्परेचर भी बढ़ा दे रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी नहीं क्लियर होगी। तो सॉल्युबिलिटी में हमें 2 चीजें कांस्टेंट रखनी है, एक तो सॉल्वेंट को फिक्स रखना है और दूसरा टेम्परेचर फिक्स रखना है। तो फिक्स टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर मान लीजिए हमने 100 ml सॉल्वेंट ले लिया, तो 100 ml सॉल्वेंट में फिक्स टेम्परेचर पे जितने सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे वही उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो, सॉल्वेंट भी कांस्टेंट हो, तो सॉल्यूट जितना डिसॉल्व होगा वही उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। सिंपल से टर्म में सॉल्वेंट में घुलने वाले सॉल्यूट की मात्रा, सॉल्वेंट में घुलने वाले सॉल्यूट की मात्रा को ही सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ, अब देखिए सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे भी सॉल्यूशन को क्लासिफाइड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी solution divided into 3 parts, इसके 3 पार्ट्स है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो सॉल्यूशन के 3 भाग हैं या 3 टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी के आधार पर सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स। फर्स्ट वन है दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, unsaturated solution, and the second one that is saturated solution, और थर्ड है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो 3 टाइप्स के सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी के आधार पर सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होंगे। तो 1 by 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फर्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसके बाद अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसके बाद सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो नंबर ऑफ no more solute dissolves at room temperature. No more solute dissolves at room temperature.
पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको उसको क्लियर, क्योंकि डेफिनेशन से ज्यादा जरूरी है, समझ में तब आएगा जब हम एग्जाम्पल लेंगे। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड संतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड मतलब हुआ असंतृप्त विलयन। तो अनसैचुरेटेड विलयन का या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? मोर सोल्यूट डिजॉल्व एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर, देखिए इसका क्या मतलब हुआ। अब इसको एग्जाम्पल से लेंगे हम। जैसे हमने एग्जाम्पल है दोनों के लिए कॉमन एग्जाम्पल, एक कॉमन एग्जाम्पल लिया हमने कि NaCl इन वाटर या फिर सुक्रोज चीनी, सुक्रोज इन वाटर, ये हमने दो एग्जाम्पल ले लिए। अब एक को डिस्कस करते हैं। कहने का मतलब ये कि नमक पानी का घोल, ये चीनी पानी का घोल हमें बनाना है। अब देखते हैं कि नमक पानी का घोल बनाते हैं तो कब वो सैचुरेटेड होगा, कब अनसैचुरेटेड होगा। तो इन सारी चीजों को हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है और सुपर सैचुरेटेड विलयन क्या होता है।